Started. Hi, good evening. So, today's session, let's start from the keywords, case studies, facts, definitions, and the judgments. As per your feedback, we have started adding the judgment committee recommendations and the final quotations. पहले से start करते हैं, एक कहानी भी सुनाएंगे आज लास्ट में. So, again, as I told you yesterday, कुछ keywords बहुत simple रखेंगे और कुछ keywords को अच्छे रखेंगे. So we have digital inclusion. You must have taken the printout. Digital inclusion के साथ में कुछ और लिख लीजिए कि digital inclusion, we discussed gender inclusion, digital inclusion, gender inclusion, financial inclusion. तो किसी भी conclusion में हम लिख सकते हैं mixing of all these three: gender, digital and financial. So digital inclusion क्या होता है? Digital inclusion refers to the activities necessary to ensure that all individuals and communities, including the most disadvantaged, they have access to and use of information and communication technology. उन सबके पास वो usage होना चाहिए. It can be used for cases of digital divide, e-governance से related जो भी issues हैं वहाँ use कर सकते हैं. और कहाँ use कर सकते हैं? Financial inclusion में, सोशल इंक्लूजन में, हेल्थ में, सोशल प्रोटेक्शन में, एजुकेशन में, फिनटेक में यूज कर सकते हैं, डीबीटी में यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल, पॉलिटिकल इंक्लूजन. इन ऑल दीज एरियाज वी कैन यूज डिजिटल प्लस जेंडर प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन का मिक्स करके यूज कर लेंगे. अब नाउ वी नीड टू सी द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंक्लूजन. होमवर्क में डाल दो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. Financial inclusion does not means that only having access of transfer of funds and banking facilities. नहीं भाई, अब उसका स्कोप बढ़ गया है. अब उसमें क्या क्या आता है? अब उसमें आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल, अब उसमें आता है इंश्योरेंस, अब उसमें आता है फाइनेंशियल लिटरेसी, अब उसमें आता है पेंशन सर्विसेज. ये सारे कंपोनेंट्स भी अब इसमें आते हैं. सिमिलरली डिजिटल इंक्लूजन में क्या क्या आएगा? अफोर्डेबल होना चाहिए, इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेज होना चाहिए, एक्सेस टू डिजिटल लिटरेसी, क्वालिटी. देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं मीन्स में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल इंक्लूजन एंड द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया? स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आएगा. इसलिए आपको कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंक्लूजन बहुत जरूरी है. कभी कभी क्वेश्चन आता है दैट डिजिटल इंक्लूजन कैन प्रमोट हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया. तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल इंक्लूजन के कंपोनेंट्स क्या हैं. या क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल इंक्लूजन is prerequisite to fulfill the SDG norms in India. उसमें आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल इंक्लूजन के कंपोनेंट्स क्या हैं. नाउ इंडिया ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था आई थिंक 2020 में, दैट राइट टू ब्रॉडबैंड और एक्सेस टू इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट नाउ. प्लस यूनाइटेड नेशन हैज ऑल्सो सेड इट इज द बेसिक ह्यूमन राइट. तो ये हो गया हमारा डिजिटल इंक्लूजन का एक अच्छा सिंपल कीवर्ड प्लस एक्सटेंडेड कंसेप्ट. फिर in these areas UPSC has asked digital literacy, particularly in rural India's coupled with lack of ICT accessibility hindered socio-economic development. So we need the mixing of these three. Digital होना चाहिए, gender होना चाहिए और financial inclusion होना चाहिए. फिर क्वेश्चन आया था increase the life expectancy in the country, performance of welfare schemes वाला क्वेश्चन आया था. Again, as I told you कि हम अभी previous year में यूज नहीं कर रहा हूं. आज से मैं आपको एक क्वेश्चन या मंडे से आपको एक क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा. उस क्वेश्चन में आपको वो कीवर्ड्स जो अब तक हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं, उन कीवर्ड्स को, सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके आपको सब हेडिंग्स डालना है और आपको कंक्लूजन लिखना होगा. सो ये एक्सरसाइज हम मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं, काम करते हैं. नेक्स्ट आता है अपना मोदी जी का, दैट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स. ही यूज दिस टर्म इन केस ऑफ स्टार्टअप इंडिया. So it refers to the transition from being an individual who is actively searching for employment to someone who creates their own job opportunities and for others as well by starting their own businesses. So आपको job seekers मतलब employment से employer बनना है. आपको आत्मनिर्भर भारत, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, MSME, एजुकेशनल एटसेट्रा एंड ऑल, ये काफी अच्छा कीवर्ड है. दैट फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स. ये यूज हुआ है मध्य प्रदेश में SC ST के लिए यूज कर रहे हैं. मध्य प्रदेश इज हैविंग 20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एज ST पॉपुलेशन. ये आप लिख लेना. नेक्स्ट क्या आता है? प्लस आपके कोई भी डाउट्स एंड ऑल है तो आप देख रहे होगे कमेंट सेक्शन में, मैं खुद से ही रिप्लाई कर रहा हूं. थोड़ा कमेंट सेक्शन आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो. नेक्स्ट अच्छा है दैट आइलैंड ऑफ काम इन द ओशन ऑफ केओस. अब ये एक अच्छा आर्टिकल है, बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है.
एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट टू रीड ऑल दीज न्यूज़पेपर, इसीलिए इनिशिएटिव लेके आए थे। आज WEF वाला एक टाइम्स ऑफ इंडिया का भी अच्छा है और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का भी अच्छा आर्टिकल है, दैट वी रिक्वायर आइलैंड ऑफ कामनेस। अब ये वो यूज कर रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बिकॉज वर्ल्ड में अनसर्टिनिटी इंक्रीज हो रहा है, वर्ल्ड में केओस बढ़ रहा है, इसीलिए इट रेफर्स टू अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड दैट इज पीसफुल, serene and free from stress or agitation amidst rising global tension. So the article is also talking about that India is at the sweet spot at the global level in various, कहां पे investment destination बढ़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रहा है बिकॉज अगेन वर्ल्ड बाइपोलर की तरफ जा रहा है। ऑन वन साइड वी हैव रशिया एंड चाइना एटसेट्रा, ऑन द अदर साइड वी हैव USA एंड यूरोपियन यूनियन। सो नाम का सिग्निफिकेंस वापस से बढ़ गया है। फिर वी कैन, वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ स्वीट स्पॉट बिकॉज ह्यूज मार्केट है। अब यहां पे आप मोदी जी के 4 Ds या मेरे 5 Ds या 6 Ds यूज कर सकते हो। अब यहां लिख दो 4 Ds कौन कौन से हैं जो मोदी जी ने बोले थे, वो 4 Ds बता दो। दैट डेमोक्रेसी इज देयर, डेमोक्रेसी, डिसिसिवनेस, डिमांड एंड डेमोग्राफी, ये 4 उन्होंने बोले थे। डी रेगुलेशन हमने ऐड कर दिया था, और अभी 6th D और लिख लो, डिजिटलाइजेशन। तो 6 D हो गए हैं भाई अपने, ठीक है। इसी में ही एक और है डी कपलिंग ऑफ इकोनॉमी और डी हाइफनेशन ऑफ रिलेशंस। डी हाइफनेशन ऑफ रिलेशंस है, एक के साथ रिलेशन है दूसरे के साथ रिलेशन है, सो दोनों सेपरेटेड नहीं है, जैसे दोनों सेपरेटेड हैं, जैसे इजराइल एंड पैलेस्टीन। पहले क्या होता था, विजिट कॉमन होते थे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाता था, इजराइल भी जाता था, पैलेस्टीन भी जाता था, अब सेपरेट हो गए। डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी भी सेम ही है, दैट ऑन द वन साइड हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो सारे कंपोनेंट्स में हम इसे यूज करेंगे। सो यूज कैसे करना है, इकोनॉमी, डिसकनेक्शन और सेपरेशन ऑफ एन इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग और डीमेटेरियलाइजेशन दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल इनपुट्स ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमी एज एन एफिशिएंसी इंक्रीजेस। नेटवर्क का इशू है क्या? Looks like there is some network issue. यार ये कैमरे का इशू है, देखो। रिजॉल्व है? अच्छा ठीक, क्या इशू था? अच्छा, उसका भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठंड बढ़ गई है। चलो हो सकता है, ये तो यहां भी नहीं आ रहा। अभी आ रहा है क्या बच्चा लोग? अब आ रहा है, ठीक है। वैसे भी YouTube 7 सेकंड्स डिले से चलता है, चलो ठीक है। सो डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव डिस्कस, दैट वन कंसेप्ट एंड सेकंड कंसेप्ट इज देयर। Then we can also use it for international relations, reducing import dependence, that is decoupling of Indian economy from world economy, decoupling of Indian economy from China's dependence. We have seen both in case of pharma plus in case of electronics, we are too much dependent upon raw materials from China. So deglobalization में, independent relation में, for example Israel, Palestine and all, वहां पे अपन use कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट अगेन द सेम आर्टिकल, लेसन्स ऑन पीस एंड प्रोस्पेरिटी फ्रॉम डेवॉस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चल रहा है दैट फ्रॉम ट्रिपल सीज टू अगेन ट्रिपल सीज, दैट कॉन्फ्लिक्ट, केओस एंड कंफ्यूजन टू कमिटमेंट, केयरिंग एंड कलेक्टिव। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर कॉपरेशन फॉर द जनरल गुड ऑफ द वर्ल्ड। सो जहां पर भी वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी चल रही है, जिस भी इश्यूज में, अब आप वर्ल्ड टेररिज्म देख लो, क्लाइमेट चेंज देख लो, जीनोफोबिया देख लो, इंटरनल सिक्योरिटी देख लो, कम्युनलिज्म देख लो, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन बन गया हमारा, दैट फ्रॉम दीज 3 C's टू दीज 3 C's, दैट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, केओस एंड कंफ्यूजन टू कमिटमेंट, केयरिंग एंड कलेक्टिव रिजॉल्व, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। बहुत जगह पर्पस है इस कीवर्ड का। इट कैन बी यूज इन ऑल GS1, GS2, GS3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डाल सकते हैं हम, नक्सलिज्म में डालेंगे, I2U2 प्रीवियस ईयर वाले में डालेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म में डालेंगे, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट में, डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया एज मल्टी रिलीजियस में डालेंगे। बहुत सारे प्लेसेज हैं जहां हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड जो हमारा आता है वो आता है लेस प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? जो डॉक्टर लिख के देता है ना, यही लेना है, जो उसके हैंड राइटिंग जो समझ में नहीं आती है, वही वाला। लेस प्रिस्क्रिप्टिव मतलब लेस डायरेक्टेड
एंड मोर प्रिंसिपल बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क, मतलब कि आपको ब्रॉड ओवरलाइन बना लेने हैं और आपको कम प्रिस्क्राइब्ड देना है। एक और इससे रिलेटेड कीवर्ड है, दैट इज ओवर रेगुलेटेड बट अंडर गवर्नड। ओवर रेगुलेटेड का मतलब है टू मेनी लॉज एंड रेगुलेशंस आपने बना दिए, बट उसका जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो वर्किंग फंक्शनैलिटी है, वो एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज वी हैव मेज ऑफ लॉज, वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज एक्चुअली इन दैट सेक्टर। सो ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड का नया वे, बहुत सारे बच्चे ओवर रेगुलेटेड अंडर गवर्नड लिखते हैं, उसका नया वे में लिख सकते हैं अपन, लेस प्रिस्क्रिप्टिव एंड मोर प्रिंसिपल बेस्ड legal framework should be there. A system of laws and regulations that is less specific and detailed in its rules and regulations. ये detailed इसलिए भी चाहिए ताकि misuse ना हो पाए। अभी problem क्या होता है कि misuse होता है, and detail in its rules and regulations, and instead relies more on general principles and guidelines. It allows for more adaptability and flexibility in the legal system. In common terms, we can also say soft या फिर light touch regulation should be there. कहाँ यूज कर सकते हैं इसके? तो बहुत यूसेज हैं यार। GS2 में तो हर पर्टिकुलर सेक्टर में आप यूज करोगे, जहां पॉलिसी चाहिए, डिजिटल पर्सनल डेटा में चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए, टेलीकॉम सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी, हायर एजुकेशन, टैक्सेशन, स्टार्टअप, मीडिया, जहां यू जस्ट नेम इट, यू कैन यूज दिस कीवर्ड। यहां क्रिप्टो करेंसी में अपन यूज कर सकते थे, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म में, बिकॉज इंटरनेशनल टेररिज्म में एक कॉमन कंसेप्ट नहीं है कि हम कहां यूज करेंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म के अगेंस्ट में कोई लॉ पास नहीं हुआ है। देन ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं लेस प्रिस्क्रिप्टिव एंड मोर प्रिंसिपल बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क। तो ये तो हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स पे। सो एक केस स्टडी या एग्जाम्पल अच्छा है, दैट वी हैव एमएसपी जो होता है, थ्रू एमएसपी, एक प्रीवियस क्लास में बताया था, एमएसपी से क्या करते हैं, एफसीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर्स, या वो पावर देता है स्टेट्स को, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट कहते हैं। सो छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तक चल रही है, राजीव गांधी सक्सेस ऑफ सब्सिडी स्कीम इज वेयर टू एनकरेज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब है एरिया ऑफ प्रोडक्शन, तो एरिया बढ़ गया है और क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, एंड द गवर्नमेंट इज पेइंग एक्स्ट्रा सब्सिडी, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला था 2500 रुपीज देंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफसीआई ने एमएसपी डिसाइड किया वो 2500 नहीं है, तो वो जितना भी एमएसपी है राइस का उसके ऊपर दे रहा है। आपको याद होगा कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था दैट शांता कुमार रिकमेंडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट गिव एनी बोनस। सो यहां पे छत्तीसगढ़ बोनस तो दे रहा है, 750 रुपीज दे रहा है, विच इज ओवर एंड अबाउ, बट इट ऑल्सो हैज क्रिएटेड सक्सेस ऑफ सब्सिडी स्कीम इन छत्तीसगढ़। सो इंपैक्ट क्या है, इट इज प्रिवेंटिंग फार्म डिजर्शन बाय फार्मर, जो फार्मर छोड़ के जा रहे थे उसको उन्होंने कम किया है। इंसेंटिवाइजिंग न्यू फार्मर्स इनटू एग्रीकल्चरल सेक्टर, होमवर्क में डालो माया स्कीम विच हैज रिप्लेस द आर्या स्कीम, उसको होमवर्क में लिखना, कमेंट्स में बताना क्या है, कोई तो लिख देना यार कमेंट्स में, ठीक है। फिर इंक्रीज इन रजिस्टर्ड एरिया ऑफ पेडी, when we need to focus upon decreasing uncertainty और resilient production of agriculture, उस टाइम पे जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है which is good for India's sovereignty, ठीक है। then next we have is अगला बढ़िया यूरोपियन यूनियन का मॉडल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन है, GDPR जो लेके आए हैं उसमें उन्होंने अभी फाइन लगा दिया 5.5 मिलियन का ऑन व्हाट्सएप। It focuses upon comprehensive data protection law for processing of the personal data. Any European Union based company हो, चाहे वो वहां की हो, बाहर की हो, for any resident of European Union जो वहां पे रह रहा है, सबका डेटा के लिए वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ एप्लीकेबल है, GDPR एप्लीकेबल होगा। So GDPR applies to all the data produced by EU citizens, whether or not the company collecting the data in question is located within EU or not. So जो EU में रह रहा है वो सब, प्लस अगर EU के सिटीजन बाहर भी रह रहे हैं उन सब पे भी वो एप्लीकेबल होगा। अंडर द GDPR कंपनीज कैन नॉट लीगली प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन। आपने देखा होगा अभी तो लेऑफ्स की झड़ी लगी हुई है यार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड व्हाट नॉट, ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग द लेऑफ। इसी टाइम पे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज की याद आती है, एक ही जॉब है जो बचा पाएगी आपको, ठीक है यार,
एक और देखिए, एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. सो मियावाकी मेथड आपने सुना होगा, फॉरेस्ट डेवलपमेंट का है. इससे रिलेटेड एक और कीवर्ड है जिसको कहते हैं ग्रीन डेजर्ट्स. अब ये ग्रीन डेजर्ट्स क्या करता है, जब आप एफोरेस्टेशन करते हो तो आप सेम टाइप के ट्रीज ग्रो कर देते हो, तो वो ग्रीनरी तो आ जाती है बट वो डेजर्ट है, उसमें फ्लोरा एंड फोना की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उसमें बायोडाइवर्सिटी डेवलप नहीं हो पाती है और थोड़े दिनों में वो हो सकता है डेजर्ट बन जाए. जैसे ड्रॉट की वजह से रफ डेजर्ट बनता है, वैसे ही ग्रीन डेजर्ट बन गया विदाउट एनी बायोडाइवर्सिटी. उसको सॉल्व करने के लिए मियावाकी मेथड है which is growing micro forest which are 10 times faster. होमवर्क में डाल दो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया का डिफरेंस और इंडिया में कितना कितना चल रहा है. सो इट जनरेट्स अप टू 100 times more biodiversity which is required. It replaces water guzzling lawns with native drought tolerant plants. 95% सर्वाइवल, ये बहुत जरूरी है यार सर्वाइवल. आपने सुना होगा ना बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू विल बिकम ए सिविल सर्वेंट, आप बहुत सारे एफोरेस्टेशन ड्राइव स्टार्ट करोगे और आप देखोगे एक साल लगाया अगले साल में जल गया. क्यों? बिकॉज सर्वाइवल रेट नहीं है उसका. तो 95% सर्वाइवल है एंड एम्पावर्स द फ्यूचर जनरेशन, जिसको ध्यान रखना है उसका. सो यहां पे मियावाकी में आप चाइल्ड से कराते हो ये. सो एंड एम्पावर्स चिल्ड्रन टू मेक ए डिफरेंस इन ए क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन. इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अर्बन एफोरेस्टेशन. यूज कहां करोगे? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कम्युनिटी फॉरेस्ट, अर्बन एफोरेस्टेशन, एनवायरमेंट डेवलपमेंट एटसेट्रा एंड ऑल. तेलंगाना में, हैदराबाद में हम इसको यूज कर रहे हैं, काफी अच्छे से चल भी रहा है वहां. नेक्स्ट आता है हमारा एक न्यू टाइप ऑफ लीव्स देना स्टार्ट किया है केरला ने. अगेन वी नो दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ केरला और इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स केरला इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड द मेंस्ट्रुअल लीव्स, उन्होंने स्टार्ट किया है विद द नेम पीरियड लीव्स. अब ये काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में भी स्टार्ट हुआ था, टिस मुंबई एंड ऑल में स्टार्ट हुआ था, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग दिस मैटरनिटी लीव अप टू 60 days फॉर स्टूडेंट्स अबव 18 years हु आर इन यूनिवर्सिटीज, उसको अलाउ किया है. प्लस ये पीरियड लीव्स स्टार्ट किए हैं फॉर फीमेल्स. अब उसका बेनिफिट क्या होगा? इंप्रूव्ड हेल्थ होगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी होगा, एनरोलमेंट होगा. सो एज अ सोसाइटी वी आर बिकमिंग मोर ओपन एंड वी आर एक्सेप्टिंग दिस नेचुरल फिनोमिना ऑफ मेंस्ट्रुएशन. उससे फायदा ये 3-4 तो है ही, प्लस सोसाइटी विल लीड टू मोर वुमेन एम्पावरमेंट, मोर टॉलरेंट टू द प्रॉब्लम्स विच वुमेन आर फेसिंग. तो ये नया अच्छा केस स्टडी है, बहुत अच्छा केस स्टडी है विच यू कैन यूज अक्रॉस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4. नेक्स्ट हमारा आता है दिल्ली देश के मेंटर प्रोग्राम. उसमें उन्होंने 1 लाख जो हैं वो मेंटीज हैं एंड 26,000 मेंटर्स लेके आए हैं उन्होंने स्कूल लेवल पे. मेंटर मेंटी में एक मोबाइल ऐप बेस्ड कन्वर्सेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. किस किस के लिए? चॉइस ऑफ स्ट्रीम आफ्टर 10th. आपने सुना होगा ना, अवर पेरेंट्स यूज्ड टू से बस बेटा 10th अच्छे से पास कर ले, अच्छी स्ट्रीम ले ले, फिर जिंदगी सेट है. 12th के पास भी यही कहानी आई थी, फिर ग्रेजुएशन में भी यही कहानी आई थी, अब यूपीएससी सीएससी में भी यही कहानी सुनोगे आप कि बस एक बार आईएएस बन जाओ फिर जिंदगी शॉर्ट है. और पूछो किसी सिविल सर्वेंट से, वो बोलेगा सर एक बार अच्छा एसडीएम शिप में ना डिस्ट्रिक्ट मिल जाए फिर शॉर्ट है, फिर डीसी शिप में जाओगे, फिर सेक्रेटेरिएट में जाओगे. तो बहुत बहुत दुख है भाई, खत्म नहीं हो रहा है. सो द मेंटरशिप इन्वॉल्व्स मोबाइल बेस्ड चैनलाइजिंग यूथ एंड फोकस एनर्जी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन. वरना हिंदू मुस्लिम ही खेल रहे हो आप. एंड इट कैन रिड्यूस एंजाइटी स्ट्रेस इन द सुसाइड केस एज वेल. सो वो आप यूज कर सकते हो वेयर यू नीड टू कनेक्ट यूथ विद द colleges or child. Next and last we have is pros of social media. कुछ तो social media के positives भी होंगे. So positives में क्या क्या आएगा? That it improves mental health conditions in adults during layoff. अब मैंने आपको बताया था layoff का सीजन चल रहा है, यहाँ वहाँ हर जगह multiple layoff and जून जुलाई onwards तो बहुत खराब सिचुएशन आने वाला है. So social media like LinkedIn helps people to find jobs, other benefits. It lend emotional support, tech-based solutions, assert a sense of belongingness, provided an alternative source of knowledge. तो ये सारे positives हैं social media के जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट की फैक्ट्स. कल रेन्यूएबल एनर्जी हमने हाइड्रो का बताया था. कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर वो जब एक बार हाइड्रो बता रहे हो तो सारा रेन्यूएबल कवर कर लो. अभी से नहीं करते हैं उसको, मे बी 15-20 days डाउन द लाइन व्हेन यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक वाला फैक्ट तो चलाएंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू
यू हैव द ऑप्शन टू स्किप दीज सेशंस एंड वॉच लेटर ऑन प्री मेंस के बीच में, और तब तक बहुत लेट है। जो कहानी सुनाऊंगा आई थिंक यू विल फाइंड दैट कहानी मोर relevant. So renewable energy capacity in India as of 2022, India has over 170 gigawatt of renewable energy installed capacity. इस बार भी क्वेश्चन आया था दैट जो हमने पंचामृत में टारगेट किया है 50% फ्रॉम रेन्यूएबल पोटेंशियल है कि नहीं, अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट है। सो टू अचीव 500 गीगावाट टारगेट बाय 2030 इंडिया मस्ट ऐड 25 to 30 गीगावाट, जो हम कर सकते हैं बिकॉज सोलर विंड अलोन में ही हम 25 to 30 गीगावाट ऐड कर सकते हैं। सो एट प्रेजेंट 170 गीगावाट है। ग्लोबल पोजीशन क्या है? 4th इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 4th इन विंड एंड 5th इन द सोलर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी भी है। प्रेजेंट एनर्जी मिक्स क्या चल रहा है? फॉसिल फ्यूल से 58 है, नॉन फॉसिल से 42 है, उसमें मैक्सिमम सोलर से है 15%। अब प्री में डिक्रीजिंग ऑर्डर आ सकता है। कहीं आप सोच रहे हो कि ये 100% मेंस की क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है। आई गारंटी कि 3 से 4 क्वेश्चंस तो आप सिर्फ इन्हीं वीडियो को देख लोगे, यहां से अपने सॉल्व हो जाएंगे इफ यू विल वॉच दीज वीडियोस फॉर नेक्स्ट 2 months। नेक्स्ट केस फैक्ट्स हैं हमारा रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक विच शोज इंडियाज वर्क एज पॉपुलेशन। इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो मुझे आपको पढ़ाना है, दैट टोटल पॉपुलेशन, वर्क एज पॉपुलेशन, लेबर एंड वर्क, इसको कहते हैं टोटल पॉपुलेशन, जो अपना 142 करोड़ के आसपास में पहुंच गया है। इसको कहते हैं अपन वर्क एज पॉपुलेशन, जो बता रहा है कि 68% के आसपास है, मतलब 80-85 करोड़ के आसपास में है। उसके बाद अपना लेबर फोर्स होता है। लेबर फोर्स का मतलब है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड बोथ, हु आर एम्प्लॉयड प्लस हु आर विलिंग टू वर्क, और इसमें है वर्क फोर्स जिसको काम मिल गया। वर्क फोर्स का मतलब है जो सिर्फ एम्प्लॉयड है। आप इसको लिख लेना, ये कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी में, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। सो प्रेजेंटली चल क्या रहा है, दैट वर्ल्ड बैंक डेटा शोज दैट इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन इज 68%, द ग्लोबल एवरेज इज 65%। तो अपन उसमें ऑलमोस्ट सेम ही है। बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि हमारे यहाँ पे, ये तो मैंने वर्क एज पॉपुलेशन बताया है, अब वर्क एज के अंदर आपको बताया था ना लेबर फोर्स। So 46% of India's potential labor force is in the job market. इंडोनेशिया, वियतनाम, वहां सब 70-75% में चल रहा है। सो हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक्चुअल यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट होगा। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज राइट नाउ 20%, which has decreased in last 10 years from 24%. So again, अगर फुल वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का हम यूज करेंगे, दैट विल इंक्रीज जीडीपी बाय 30% के आसपास में। सेकेंड लास्ट देख लेते हैं, दैट नाउ इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से लार्जेस्ट है, वर्ल्ड एंड ऑल के फॉरम में अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट आ रहा है हमारा आफ्टर ब्राजील। सो नाउ वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। इंडिया और ब्राजील तो ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद आता है थाईलैंड, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, वहीं पे ही मेनली शुगर ग्रो होता है। सो इंडिया है, ब्राजील है, थाईलैंड है और चाइना है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो ये होगा। सो इंडिया हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर, एज वेल एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राजील। नाउ शुगर सेक्टर इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट विद नो सब्सिडी फॉर द सेक्टर सिंस 21-22। अब डेफिनेशंस आ जाती हैं। डेफिनेशंस में पहले एम्पैथी, तो एम्पैथी से पहले होमवर्क में लिखो पिटी, सिंपैथी, सिंपैथी के बाद एम्पैथी और एम्पैथी के बाद कंपैशन। ये चारों जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है वो चारों देख लीजिएगा आप, डेफिनेशन क्या है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पैथी जो होता है, कॉग्निटिव एम्पैथी अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और इमोशनल, सोमैटिक एंड कंपैशनेट एम्पैथी इज देयर। वो आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं आपको यहां पे। नेक्स्ट आता है अपना सेक्युलरिज्म। मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म, क्या डिफरेंस है? सो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कहता है दैट जो रिलीजन है और जो स्टेट है वो दोनों एकदम अलग है, दोनों मिंगल नहीं हो सकते, दोनों एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आप वहां देखेंगे तो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, बुरखा है, टर्बन है, वो सब वहां पे अलाउ नहीं होता है, फ्रांस एंड ऑल, जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। इंडिया में क्या है, दैट स्टेट है,
जो इक्वी डिस्टेंट है बाकी सारे रिलीजन से, बट अफर्मेटिव एक्शन देता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है, सपोर्ट करता है माइनॉरिटीज को। इसीलिए अपने पास आर्टिकल 26 से 30 है, आपने देखा होगा। तो ये दो चीजें सेम हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो नोन एज द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब इसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल्दो इट सेपरेट्स बट it allows for principled distance from all the religions and allowing for state intervention allow होता है, not only dealing with the religious freedom of individuals but also with the religious freedom of the minority communities। आर्टिकल अपन ने देख लिया है 26 to 30। नेक्स्ट लाइनमेंट का आर्टिकल है हाइपर ग्लोबलाइजेशन। अब हाइपर ग्लोबलाइजेशन होता है जब ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज रेट से हो और इट लीड्स टू होमोजीनियस ऑफ कल्चर। अब ग्लोबलाइजेशन ना तीन चीजों को मेजर इंपैक्ट करता है। एक इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन सेम हो जाएगा, आप लोकल कॉम्पिटिटर्स नहीं देखेंगे, आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स देखने लगेंगे अपने कि अच्छा ये कितना है। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होता है, मैकडोनल्ड्स आ रहे हैं, जीन्स कल्चर आ रहा है, वही वेस्टर्नाइजेशन, इंपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन अदर कंट्रीज, उसको कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होते हैं। और फिर होता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, उसका भी अच्छा कीवर्ड है, दैट इज इंस्टॉलिंग, डबल कोट्स में लिखना, इंस्टॉलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी को इंस्टॉल नहीं कर सकते आप, पैराशूट से नहीं डाल सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ऐसे ऐसे बनेगा। इट हैज टू बी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जो वेस्टर्न कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टॉल्ड इन अदर कंट्रीज, जो यूएसए एंड ऑल बाकी सब करते हैं। अगर आपने अफ्रीका के बहुत सारे रिवोल्यूशंस देखे होंगे जो भी उन सब में वही कोशिश कर रहे थे वो कि अपना मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी वहां पे सेटअप कर सके। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मैं बाद में देखूंगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो सिंपल कीवर्ड है, सिंपल कंसेप्ट है, बट यूपीएससी ने पूछा नहीं है, कभी भी पूछ सकता है वो। डेमोग्राफिक डिविडेंड शुड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। इसीलिए हमें बीच में क्या चाहिए, स्किल देना है, हेल्थ पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन क्या है? द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल which is resulting from shifts in a population age structure, mainly when the share of working age population is larger than the share of the non working age population। इसको dependent population भी कहते हैं, that is less than 14 years and more than 65 years and all। it results in, अब जब ज्यादा potential, जब ज्यादा work age population है, उससे क्या होता है, it increased labor force participation, increased savings and investment, increased economic growth, improved standard of living etc and all। और फिर एक टर्म होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब a term used to describe the changes in birth and death rate that occur as a country or region develops economically and socially। जब कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली और सोशली इंप्रूव हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, उस टाइम को कहते हैं अपन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और लास्ट में आता है अपना डिजास्टर, when the utilized work age population becomes a burden, or sorry, unutilized work age population becomes a burden on countries' resources and does not contribute to any economic activity। It also a situation where the country or region is facing the significant negative impact of its population। उस सब को हम कहेंगे डेमोग्राफिक डिजास्टर। लास्ट आते हैं, सरला मुदगल केस है, शाह बनो केस है, जो जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर उसका क्वेश्चन आता है तो आपको वो लिखना ही चाहिए। तो सरला मुदगल केस 1995, it is considered a landmark decision that highlighted the need for uniform civil code। it laid down the principles against the practice of solemnizing the second marriage। so बंदे ने second marriage किया and मुस्लिम में more than one marriages allowed हैं। so सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई थांबा, ऐसा नहीं चलेगा। so that was conflict between the personal existing laws on the matters of marriage and invokes article 44 of Indian Constitution। तो ये तो था सरला मुदगल केस। फिर आया शाह बानो बेगम केस। तो शाह बानो बेगम केस ने सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट एक्ट इन अ पॉजिटिव वे, बट जो गवर्नमेंट था कांग्रेस का, मे बी सम क्रिटिक्स आर सेइंग, मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो रहा हूं यहां पे, तो क्रिटिक्स आर सेइंग इट वाज एन इम्पीचमेंट पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस, दैट दे हैव इनेक्टेड एन एक्ट, दे हैव कम अप विद अ लॉ जस्ट टू नेगेट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक। फिर अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आया उसने ट्रिपल तलाक
जो कांग्रेस गवर्नमेंट लाया था उसके अगेंस्ट में एक एक्ट लेके आया, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन सायरा बानो केस इन 2017। तो ये इवोल्यूशन होता है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये ओवररीच है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी वाले इंटरफेरेंस में। प्लस दिस ऑल्सो बिकम्स एन एग्जाम्पल वेयर जुडिशरी हैज कम अप विद सम positive changes in the society and the legislature has enacted the or they have overridden the positive judgments of the Supreme Court. Last आता है peaceful society वाला. So peaceful society में we can use it that a dash a society, लिख लो, a skillful society, a knowledge based society, a technology based society is the basis of a प्रॉस्पेरस सोसाइटी। अब प्रॉस्पेरस सोसाइटी होगा तो पीसफुल सोसाइटी होगा, और पीसफुल सोसाइटी होगा तो प्रॉस्पेरस सोसाइटी होगा। बट यहां पीसफुल सोसाइटी की जगह पे आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कर सकते हो, स्किल बेस्ड कर सकते हो, नॉलेज बेस्ड कर सकते हो, और कुछ और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख देना कि कौन सा बेस्ड सोसाइटी इज द बेसिस फॉर प्रॉस्पेरस सोसाइटी। तो ये हमारे खत्म हो गए सारे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। That 6 keywords that we have discussed: digital inclusion, financial inclusion, gender inclusion, job seekers to job creators in startups, manufacturing and all में use करेंगे। Then island of calm and ocean of chaos, decoupling of economy and dehyphenation, अपन ने 3 C's किए थे, conflict, chaos and confusion से commitment, caring and collective resolve पे डालना है। फिर जो सजेशंस आने हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनने हैं, रेगुलेशन होना चाहिए, वो लेस प्रेस्क्रिप्टिव होना चाहिए बट मोर प्रिंसिपल बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्रॉप प्रोक्योरमेंट में अपन ने छत्तीसगढ़ का मॉडल देखा है, काफी अच्छा है, राजीव गांधी योजना है। डेटा प्रोडक्शन, यूरोपियन यूनियन ने जो फाइन लगाया है, मियावाकी मेथड लगाया है टू अवॉइड ग्रीन डेजर्ट्स। देन मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव्स केरला गवर्नमेंट लेके आया है, प्लस टिस लेके आया है, अटेंडेंस रिलैक्सेशन दे रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट का देश के मेंटर प्रोग्राम है जिसमें कॉलेज गोइंग्स एंड ऑल को आप मेंटर कर रहे हो, 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना है वो कर रहे हो, एंड क्रॉस ऑफ सोशल मीडिया थ्रू टू ड्यूरिंग द फेज ऑफ द ले ऑफ्स। फिर रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया अपन ने किया है, फिफ्थ एंड फोर्थ। डेटा रिलेटेड टू लेबर फोर्स अपन ने देखा है, डिफरेंस इंडिया में देखा है, वर्ल्ड में देखा है। शुगर प्रोडक्शन में कोई सब्सिडी नहीं दे हैं वो देखा है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, पिटी देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पैथी देखा है। इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म देखा है। हाइबर ग्लोबलाइजेशन एंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखे हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखा है, और डेमोग्राफिक डिजास्टर देखा है। सरला मुद्गल शाहबानो केस देखा है, एंड पीसफुल सोसाइटी टू प्रोस्पेरस सोसाइटी, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी टू प्रोस्पेरस सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड टू प्रोस्पेरस, एंड 1 to अदर देखे हैं। अब कहानी सुना देते हैं। सो एक के कोई स्टूडेंट के साथ में ही हम बैठे थे, बहुत पुराना है, अभी रिसेंट वाला नहीं है। सो देयर वाज अ यंग चैप ऑफ योर एज ओनली, एंड दैट चैप वाज ऑन द बीच। अब बीच के ऊपर क्या होता है ना, वो स्टार फिश होता है, वो कुछ टाइम के लिए तो पानी के बाहर सर्वाइव कर जाते हैं पर बहुत देर के लिए नहीं रह सकते हैं वो। तो वो बच्चा क्या कर रहा था, वो बच्चा स्टारफिश जो बाहर आ रहा था, पानी की वजह से जो बाहर आ रहा था, वो वहां से स्टारफिश उठा रहा था और उसको अंदर पानी के अंदर फेंक रहा था। सो मेरे जैसा एक एजेड आदमी आया। अब टीचर्स एंड एज में ना प्रॉब्लम रहती है, उनको हर चीज पे सवाल पूछना होता है। सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उससे कि यार तू क्या कर रहा है। तो बच्चे ने बोला कि सर मैं ना ये स्टारफिश है उनको अंदर फेंक रहा हूं। तो बीइंग एन इकोनॉमिक्स फैकल्टी और बीइंग एन एजेड पर्सन, उसने बोला यार मतलब लाखों किलोमीटर का बीच है, अब उस लाखों किलोमीटर के बीच में अगर तू यहां छोटा सा एरिया कवर भी कर लेगा तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसने सुना, इग्नोर किया और वापस उसी प्रोसेस में फेंकने में लग गया। और जो उसने फिश उठाया और जब उसने उसको अंदर फेंका तो उसने बोला बाकी सबका तो मुझे नहीं पता कि कुछ मैटर होगा या नहीं होगा, बस इस फिश को बहुत मैटर करता है, उससे मेरे एफर्ट्स। कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं कि बहुत सारे आपकी जब प्रिपरेशन की जर्नी होती है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव लोग मिलते हैं आपसे। वो फैमिली के रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत क्लोज दिखने की कोशिश करेंगे वो भी हो सकते हैं, बहुत दूर वाले हैं जो अच्छा सोच रहे हो वो भी हो सकते हैं, आपकी क्लास का कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता हो। सम ऑफ देम आर वेरी गुड, सम ऑफ देम आर वेरी बैड। ऑन द फेस कैसा बिहेव कर रहे हैं वो पता नहीं है, वो तो इन जनरल पता नहीं चल पाता है। बट जो आपका एफर्ट्स है ना, जो छोटा छोटा एफर्ट्स आप डाल रहे हो,
ट्रस्ट मी, वो बहुत मैटर करता है। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा पास होते भी देखा है, और मैंने 11-12 अटेम्प्ट में भी पास नहीं, 14 अटेम्प्ट्स का एक बच्चा था मेरे पास लास्ट ईयर, 14 अटेम्प्ट में भी पास नहीं हुआ वो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास होते हुए देखा है। छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो आपको डालने पड़ेंगे। अब बहुत सारे ऑड्स हैं यार सक्सेस के। किसने बोला था आपको कि इतना आसानी से कोई आईएएस बन जाएगा? वो तो हमें पता ही था ना कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, वही तो पार करनी है। आईएएस बनने के बाद कौन सा सक्सेस खत्म, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। तो छोटे छोटे एफर्ट्स डालो, अपने डे को डिवाइड करो इस वे में। अगर ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो उसको 2-3 घंटा देना है, जीएस पढ़ रहे हो तो उसको 2-4 घंटा देना है। इस क्लासेस को देखो, बहुत सारे मेरे फैकल्टीज ने कहा अरे क्या वीडियो बना रहे हो, 2-2.5 हज़ार तो व्यू भी नहीं आते हैं। शुरू किया है, मे बी 1 मंथ डाउन द लाइन, 2 मंथ डाउन द लाइन, जब होगा, जब बच्चा 10,000 व्यू आएगा, इसका आएगा ना, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालूंगा, तुम्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। हो सकता है वो नंबर आज कम है, हो सकता है तुम्हें अपने एफर्ट्स कम लग रहे हो। एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव में भी होता है यार कि तुम्हें लगेगा कि ना, एक हफ्ता पढ़ के बिना मजा नहीं आ रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये यूपीएससी की जर्नी है ही ऐसी, इसमें हर दिन मोटिवेशन की जरूरत है। आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, अब नाउ इट डिपेंड्स कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन ला रहे हो या खुद से मोटिवेशन ला रहे हो। अब वो जो अगर कंसिस्टेंट मोटिवेशन लाना है ना, वो सिर्फ डिसिप्लिन से आ सकता है। कि अगर मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है। हो सकता है आप 7 घंटे टेबल पे पढ़े हो, समझ में आ रहा है, और 3 घंटे समझ में नहीं आ रहा है, बट वो डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप सोचो एक दिन 10 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, एक दिन 5 घंटे, अगले दिन 1 घंटा, तो नहीं चलेगा यार। सो यू नीड टू ट्रांसलेट दैट डेरिवेशन ऑफ मोटिवेशन थ्रू डिसिप्लिन। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहो। ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स डालने के बाद पेपर पास नहीं होता, पेपर तो पास होता है। डालते हैं एफर्ट्स, डालते हैं। कल, आज फ्राइडे है क्या? कल सैटरडे है अगर, सो सैटरडे को 1 घंटे का सेशन हुआ करेगा, और सैटरडे को हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पूरे वीक का जो है वो कवर कराएंगे, ठीक है। प्लस मेरे को एक और फीडबैक लेना था आप लोगों से। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर ये शाम को 9:30 बजे का टाइम अगर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या, मतलब दिन में कर दें, इसको 7 बजे कर दें, शाम को 8 बजे कर दें, शाम को 9 बजे कर दें, और लेट करना है तो आप कमेंट्स में लिख देना। लाइव चैट वाला तो चला जाएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। आप कमेंट्स में लिख देना दैट इफ यू वांट मी टू चेंज दैट टाइमिंग्स। अपन अप्रॉक्सीमेट देख लेंगे। अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो ये होगा तो सेकंड हाफ में, इसके पीछे बहुत काम करती है यार टीम, बहुत एफर्ट्स डलते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं मैं सुबह 9 बजे दे दूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा। 2, 3, 4 बजे से पहले नहीं हो सकता, ये डेली वाला काम है, ठीक है। 4 बजे के बाद में आप मुझे कभी भी टाइम बता दो कि सर उतने के बाद आप स्टार्ट कर लेना। हो अगर जरूरत है तो टाइम चेंज कर लेंगे। मैंने अपने ऑफलाइन में बच्चों से पूछा था, जो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ही बोला था सर शाम का 9:30 बजे का अच्छा है, क्योंकि जो आपको डेली कवर करना होता है प्रीलिम्स का, आप वो खत्म कर चुके होंगे, और मेंस के लिए जस्ट एक वैल्यू एडिशन में आधे घंटे का वीडियो देखना है, आधे घंटे में रिवाइज करना, 1 घंटा मेंस करके सो जाना। 40-50 नंबर अपने मेंस में बढ़ेंगे इस। चलो बच्चा लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत पूरी रखेंगे। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स, बाय, गुड नाइट।